नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि एमवे का व्यापार किस तरह से गैर कानूनी है और ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक सख्त कार्रवाई करते हुए 767 करोड़ 767 करोड़ रुपए एमवे इंडिया इंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड के सीज कर लिए हैं, ज़ब्त कर लिए हैं। उसके कानूनी दाव पेच की चर्चा मैंने पिछले एपिसोड में की थी, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप वह एपिसोड देखना चाहते हैं, इस बारे में कानून को समझना चाहते हैं, तो आप उस एपिसोड को ज़रूर देखें। इस एपिसोड में मैं चर्चा तो इसी सनसनीखेज 767 करोड़ के जब्ती के कार्रवाई की करने जा रहा हूं, लेकिन इसमें कानून की बात मैं नहीं करने वाला। इसमें मैं आपको कुछ दिलचस्प जानकारियां देने वाला हूं, कानून के मुतल्लिक दिलचस्प जानकारियां। मसलन एमवे का यह जो सारा व्यापार है, यह जो सारा कार्रवाई है ईडी की, इसके मूल में क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से, आप जानना चाहेंगे तो बने रहें हमारे इस एपिसोड में। जी हाँ जनाब, मैं बताने वाला हूँ कि 767 करोड़ के इस सीजर के पीछे, इस ज़ब्ती के पीछे एक व्यक्तिगत लड़ाई पति और पत्नी की है। अब आप कहेंगे कहाँ इतना बड़ा व्यापार। जी हाँ जनाब, 30,000 करोड़ से ऊपर का व्यापार एमवे इस देश में करती है। इसका दावा है 5.5 लाख लोग डायरेक्ट इसके साथ जुड़े हुए हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात करूं तो यह संख्या लाखों में 50 से 60 लाख के बीच जाती है जनाब। तो इतने बड़े साम्राज्य को एक घर की लड़ाई, एक पति पत्नी की लड़ाई कैसे प्रभावित कर सकती है, कैसे इतनी बड़ी कंपनी को इस मुकाम तक ले जा सकती है, इसी की चर्चा इस एपिसोड में आप बने रहिए। मैं उस कहानी पर आऊं उसके पहले मैं आपको 2-3 और दिलचस्प जानकारियां देने वाला हूं कि यह व्यापार किस तरह से ईडी की नज़र में, पुलिस अधिकारियों की नज़र में गैर कानूनी है। ऐसा क्या देखा उन्होंने कि उन्हें इतने बड़े समूह के खिलाफ कार्रवाई करने की ज़रूरत पड़ी। तो जनाब, इन सब बातों की चर्चा हम आगे करेंगे। अभी आइए हम आपको लिए चलते हैं 15 साल पहले, जहां एमवे का किस्सा शुरू होता है, एमवे जैसी कंपनियों का किस्सा शुरू होता है। जी हाँ जनाब, आज से 15 साल पहले एक युवा, आंध्र प्रदेश आईपीएस कैडर के एक युवा आईपीएस अफसर वीसी सेजनार साहब अपने गांव कुन्नूर जिले कर्नाटका में छुट्टी मनाने गए थे। अपने गांव जाने के रास्ते के दोनों तरफ जापानी गद्दों का भारी प्रचार देखा, जिसमें ऐसा दावा किया गया था कि यह गद्दे ही नहीं सिर्फ चमत्कारिक हैं, लेकिन कंपनी के इस व्यवसाय से जुड़कर आप रातों रात लखपति क्या करोड़पति हो सकते हैं। इस युवा आईपीएस अफसर को लगा कि दाल में कुछ काला है। जी हाँ जनाब, इस युवा आईपीएस अफसर को लगा कि दाल में कुछ काला है। उसने अपने कुछ जानने वालों से बातचीत की, लेकिन उसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला जनाब। अब ये अफसर अति उत्साही थे, समाज में अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहते थे, तो उन्होंने बाज़ाब्ता फीस देकर, जी हाँ, ये कंपनियां पिरामिड स्कीम जिसे गैरकानूनी करार दिया गया है, फीस देकर डेमोन्स्ट्रेशन में लोगों को आमंत्रित करती हैं, बुलाती हैं, जहां उनको रातों रात अमीर बनने के मंत्र गुर बताए जाते हैं। तो इस युवा आईपीएस अफसर ने सादी वर्दी में
ऐसी ही एक मीटिंग को अटेंड करने का फैसला किया और ये पहुंच गए जापानी गद्दे की उस मीटिंग में, जहां जो बातें कही जा रही थी उससे यह सहमत नहीं थे। और इनका ऐसा कहना है कि इन्होंने जब सवाल पूछने की कोशिश की तो इन्हें बिठा दिया गया, इन्हें मौका नहीं दिया गया। इससे इनका शक और गहरा हुआ और वह इस विषय के तह में गए। लेकिन अभी भी उनके पास इन कंपनियों के खिलाफ कोई प्रमाण नहीं था, कोई कार्रवाई करने का अधिकार नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी। अब मामला ये था कि इन्हें अपराध अपने आँखों के सामने होता हुआ दिख रहा था, लेकिन आईपीएस अफसर होने के बावजूद इनके हाथ बंधे हुए थे। आईपीएस अफसर ने सोचा चलो कार्रवाई जब सबूत मिलेंगे तब किया जाए, लेकिन इन्हें ऐसा लगा था, इनका ऐसा अनुभव था कि इस एमएलएम स्कीम के कारण, इस पिरामिड स्कीम के कारण, इस इलीगल सर्कुलेशन ऑफ मनी के कारण, इस चिट फंड के कारण, इस स्कैम के कारण समाज में बहुत ज़्यादा असंतोष है, घर टूट रहे हैं, लोग तबाह हो रहे हैं। तो इन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी करके लोगों को आगाह किया कि आप इन तरह की कंपनियों से, इस रातों रात अमीर होने वाले फॉर्मूले से बचें। जी हाँ जनाब, ऐसा इन्होंने किया और शायद इन्हें उम्मीद भी नहीं थी। उनका यह इश्तिहार, उनका यह प्रेस रिलीज़, उनका यह अखबार में छपा हुआ अपील जेल में बंद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर तक पहुंची। यह सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐसे ही एमएलएम कंपनी का माड़ा हुआ था। जी हाँ जनाब, यह वही सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं कि कैसे एक व्यक्ति की घर की लड़ाई ने एमवे को आज इस मुकाम तक पहुंचा दिया है। जी हाँ जनाब, सत्यनारायण इस पुलिस अफसर के सामने आए और इन्होंने एमएलएम कंपनी के खिलाफ पहला कंप्लेंट फाइल किया। जांच शुरू हुई। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि व्यक्तिगत लड़ाई का अब एमएलएम कंपनी से क्या लेना देना, बिल्कुल लेना देना है जनाब। आप यहाँ बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ और भी दिलचस्प जानकारियाँ दूंगा। लेना देना यह है कि सत्यनारायण ने एक सॉफ्टवेयर की कंपनी अपनी पत्नी के साथ मिलकर खोली। इनका काम सॉफ्टवेयर का, तकनीक का आगे बढ़ता उसके पहले ही दो लोग जो अपने को एमवे का डिस्ट्रीब्यूटर कहते थे, इन पति पत्नी, इन नव दंपत्ति के संपर्क में आए। उनमें से एक व्यक्ति सत्यनारायण की पत्नी का रिश्तेदार था, जिसके दबाव के तहत सत्यनारायण और इनकी पत्नी ने एमवे की इस कंपनी को ज्वाइन कर लिया जनाब। अब कहानी ये शुरू हुई कि उनके दफ्तर में जो भी ग्राहक आता, बजाय सॉफ्टवेयर की चर्चा होती, बिजनेस की चर्चा होती, टेक्नोलॉजी की चर्चा होती, वहाँ तो बिकने लगा साबुन, कंघा, तेल। लोग परेशान हो गए, इनकी कंपनी में आना बंद कर दिया। ये दोनों भी पैसे दे देकर मीटिंग अटेंड करते करते पागल हो चुके थे। इन्हें कंपनी का यह स्कैम समझ में आ रहा था। सत्यनारायण ने अपनी पत्नी से कहा कि आइए हम इस कंपनी को छोड़ देते हैं, हम अपने बिजनेस पे कंसंट्रेट करते हैं। लेकिन पत्नी का ब्रेन वॉश इतना ज़्यादा किया हुआ था कि पत्नी ने कहा नहीं, यही एकमात्र रास्ता है जिसके थ्रू हम अमीर बन सकते हैं, हम पैसे कमा सकते हैं, हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है, हमें और टीम बनाने की ज़रूरत है। और वह अड़ी रही, जबकि सत्यनारायण इस व्यापार को लेकर अब आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। परिणाम स्वरूप पत्नी ने सत्यनारायण के खिलाफ, अपने पति के खिलाफ दहेज का झूठा मुकदमा पुलिस के समक्ष लिखवा दिया। परिणाम यह हुआ कि सत्यनारायण जेल पहुंच गए और वहीं जेल में उन्होंने आईपीएस अफसर की यह मार्मिक अपील का यह न्यूज़ आइटम सजनार साहब का देखा और तय किया। और जेल से बाहर आते ही इन्होंने आईपीएस अफसर को मिलकर यह बताया कि उनका जो शक है, उनका जो शुबा है, उनकी जो आशंकाएं हैं वो निर्मूल नहीं हैं, वो सत्य हैं। और सत्यनारायण ने पहली तहरीर
एमवे के खिलाफ 2016 में आंध्र प्रदेश के एक थाने में इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में इस कंपनी के खिलाफ दर्ज कराई। सच्चाई तो ये है कि जब पुलिस ने इसकी तहकीकात शुरू की तो यह पता लगा कि ऐसा ही एक मुकदमा सर्वप्रथम जो देश में पहला ऐसे एमएलएम कंपनियों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा था, वह चंडीगढ़ के सेक्टर 26 पुलिस स्टेशन में भी दर्ज है, लेकिन वह कार्रवाई उसमें कभी भी नहीं की गई, आगे नहीं बढ़ाई गई। तो जब यह मुकदमा आगे बढ़ा, आईपीएस अफसर सजनार साहब ने इस मुकदमे की तहकीकात की तो यह पता लगा कि इस संदर्भ में इस तरह का पहला मुकदमा चंडीगढ़ के सेक्टर 26 पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया, लेकिन किन कारणों से, दबाव से, राजनीतिक दबाव से, आर्थिक दबाव से वह मुकदमा कभी आगे नहीं बढ़ा। अभी सजनार साहब इस मुकदमे में कोई कार्रवाई कर पाते उसके पहले एमवे इंडिया कंपनी कोर्ट से स्टे आदेश ले आई और सजनार साहब को अपना इन्वेस्टिगेशन, अपनी जांच वहीं रोकनी पड़ी और एक तरह से यह मामला अपने मुकाम पर पहुंचने से पहले दम तोड़ता हुआ नजर आया। इस बीच में एक दूसरी बड़ी घटना हुई जिसने इस पूरे प्रकरण को फिर से एक बार जिंदा कर दिया और बड़े स्तर पर एमवे के खिलाफ जांच शुरू हो गई। जी हाँ जनाब, एक पीआईएल आंध्रा हाई कोर्ट में एक पीआईएल चीफ जस्टिस ऑफ आंध्रा हाई कोर्ट के अदालत में रिटायर्ड साइंटिस्ट उमा महेश्वर राव ने दाखिल किया। उमा महेश्वर राव ने अपने पिटीशन में बताया कि किस तरह से उनका परिवार, उनका घर एमएलएम कंपनी के इस प्रलोभन में बर्बाद हो चुका है। उनके 2 बेटे बर्बाद हो चुके हैं। 25 लाख से ऊपर का फंड, पैसा वो खराब कर चुके हैं और आज वो किसी हालत में नहीं हैं। उमा महेश्वर राव के इस पीआईएल के तहत बड़ी जांच शुरू हुई और आज 15 या 16 साल बाद कई पुलिस अफसरों के अथक प्रयास से मुकदमा यहाँ पहुँचा है और ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एमवे इंडिया के तमाम कृत्य को, तमाम व्यापार को गैर कानूनी करार दिया है और 767 करोड़ रुपीस जब्त कर लिया है, सीज कर लिया है। इस प्रकरण के बारे में बात करते हुए सजनवार साहब एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि यह कैसा व्यापार है जहां हर व्यक्ति बिजनेस ओनर है, जहां उसको बिजनेस ज्वाइन करने के लिए पैसा देना है, जहां उसको डेमोन्स्ट्रेशन मीटिंग में जाने के लिए पैसा देना है और इस कंपनी में ग्राहक कोई है ही नहीं, हर व्यक्ति बिजनेस ओनर है, तो फिर आखिर वह सामान बेचता किसको है। जैसा यह कंपनी अपने को डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कहने का दावा करती है, तो यहाँ तो कोई कस्टमर ही नहीं है। सभी व्यक्ति अपने स्वेच्छा से दबाव के तहत अपने कंजम्पशन के लिए सामान का खरीद करते हैं और एजेंट बनाते हैं। उस एजेंट के द्वारा ही इनको ऐसा समझाया गया है कि सेल बढ़ेगा, उस पर कमीशन मिलेगा और उनके ज्वाइनिंग पे कमीशन मिलेगा और इस तरह से यह रातों रात अमीर हो जाएंगे। इस वाकया के तफसील में जाते हुए, डिटेल में जाते हुए एक बड़े ही मज़ेदार वाकया का वो जिक्र करते हैं तेलंगाना के एक गांव का, जहां उन्होंने जांच के सिलसिले में जब विजिट किया, दौरे पे पहुंचे, तो देखा क्या कि पूरे गांव, पूरा का पूरा गांव एमएलएम कंपनी का एजेंट है, बिजनेस ओनर है और वह सामान खरीदता है, लेकिन वो बेचे तो बेचे किसको। पूरे गांव के लोग एक आइटम बेच रहे थे और वह आइटम था कार वॉश, कार सफाई की केमिकल, कार सफाई का वह लिक्विड। लेकिन आश्चर्य की बात तो थी कि उस पूरे गांव में किसी के पास कार तो कार, स्कूटर ही नहीं था। तो आप इस उदाहरण से इन एमएलएम कंपनियों के दावों के सच्चाई की परख स्वयं कर सकते हैं। जुड़ने से पहले मैं आपको ताकीद करना चाहूँगा, अच्छी तरह से जांच कर लें कि डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर या कोई पिरामिड स्कीम तो नहीं, या कोई इलीगल मनी सर्कुलेशन तो नहीं, या कोई चिट फंड तो नहीं, या कोई इस तरह का रातों रात अमीर बनाने वाला
गैर कानूनी काम तो नहीं। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें जनाब, बेल आइकन बटन को दबा दें और अपने कमेंट से ज़रूर बताएं कैसी लगी आपको MLM की यह कहानी कानून के डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जुबानी। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में एक ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए विदा।